उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क यूजीसी 2016 का तृतीय प्रश्न पत्र है जुलाई का, और एमपीपीएससी सोशल वर्क के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और मैंने आप लोगों से जुलाई 2016 में जो तृतीय पेपर था 11 क्वेश्चन तक यानी 11 क्वेश्चन नंबर तक मैंने करवा चुका हूँ। आज मैं इसी के आगे लेके चलूँगा आप सभी को, और हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 है यानी 12। आपसे कह रहा है कि मादक पदार्थों का दुरुपयोग का मतलब क्या होता है, अभिप्राय क्या होता है। आप लोग मुझे कमेंट करेंगे और फिर मैं आप लोगों को इसका जवाब भी बताऊंगा कि इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए यानी मादक पदार्थों का बार बार उपयोग करना, इसका मतलब होता है कि अवैध मादक पदार्थों का उपयोग करना ऑप्शन बी में है यानी सेकंड में है। ऑप्शन थर्ड में कहता है कि मादक पदार्थों का शारीरिक निर्भरता। ऑप्शन 4 कहता है कि मादक पदार्थ पर मनोवैज्ञानिक निर्भरता। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आप इसको मानेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12 है। मैंने 11 तक कल करवा चुका था। बताएं इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। जवाब भी आ रहे हैं आप सभी लोगों के कि यहाँ पे ऑप्शन बी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। ऑप्शन बी यानी क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, और यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा कि अवैध मादक पदार्थों का उपयोग करना ही मादक पदार्थों का मतलब होता है। बार बार उपयोग नहीं, ना ही शारीरिक निर्भरता और ना ही मनोवैज्ञानिक निर्भरता होता है। ऑप्शन बी सबसे अच्छा लग रहा है और यही सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका इस प्रश्न का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करेंगे हम सभी लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यादृच्छिक प्रतिदर्श की विशेषता नहीं है। अब यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडम, और सैम्पलिंग यानी प्रतिदर्श न्यायदर्श जिसको आप बोलते हैं। तो कौन सी विशेषता नहीं है आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि यह किसी जनसंख्या का प्रतिदर्श निरूपण करता है। दूसरी विशेषता आपको यह भी बता रहा है कि यह परिणामों की सामान्यीकरण सुनिश्चित करता है। ऑप्शन अगर थर्ड की बात करें तो यह प्रयोग की त्रुटि को कम करता है और शुद्धता को बढ़ाता है। यह प्रयोग अंतर यानी वेरिएंस का अधिकतम प्रयोग करता है। हमें इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या होना चाहिए। आप सब हमें इसका सही जवाब बताएंगे, और जवाब भी लगभग बच्चों का जवाब भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर डी की तरफ। पवन जी का, प्रियंका गौतम का, पंकज सिंह का, ये इन लोगों का सही जवाब आया है। संगीता सैनी का भी। यहाँ पर विशेषता नहीं है ना, यहाँ पर विशेषता नहीं है। मतलब मैं आपसे कह रहा था कि सामान्यीकरण सुनिश्चित करने की एक विशेषता है, और प्रतिदर्श में जनसंख्या का निरूपण करना भी एक प्रकार की विशेषता है, और त्रुटि को कम करना भी एक प्रकार की विशेषता है। यादृच्छिक रैंडम हम इसीलिए यूज करते हैं। यह प्रयोग जो है अंतर वेरिएंस की अधिकता बताता है, नहीं, यही गलत जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर अगर हम 14 के बारे में बात करते हैं, HIV के निदान हेतु प्रयुक्त पुष्टिकरण परीक्षण कौन सा होता है। पुष्टिकरण परीक्षण कौन सा होता है, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है और आप सभी लोग अच्छे तरीके से भलीभांति तरीके से परिचित होंगे इस प्रश्नों से, है ना। तो मैं आप सबको इस प्रश्न का जवाब बताना चाहूँगा कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14, आप सबको पता होगा एलिसा के बारे में। एलिसा सभी लोग जानते होंगे। अगर आप यहाँ पे एलिसा देख रहे हैं तो इसको नोट करिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे इसमें अगर कभी प्रश्न बने तो इसको एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे इसका पूरा नाम है। और मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात इसमें कि जब हम किसी रक्त में एंटीबॉडीज़ का पता लगाते हैं तो उस दौरान हम इसका परीक्षण करते हैं एलिसा का। तो ध्यान रखिएगा, एंटीबॉडीज शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है और उसी का पता लगाने की बात करता है आपका एलिसा। अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न बोल्ट का, तो वेस्टर्न बोल्ट जो है यही HIV के निदान के लिए प्रयुक्त होने वाला पुष्टिकरण। अच्छा, HIV के लिए ये चारों परीक्षण आते हैं, लेकिन निदान हेतु जो प्रयुक्त होने वाले पुष्टिकरण की परीक्षण मानी जाती है वो वेस्टर्न बोल्ट को माना जाता है। इसलिए आप सभी लोग कहेंगे कि ऑप्शन बी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है।
एसआर परीक्षण जो होता है, यह आप सबको पता होना चाहिए। एरिथ्रोसाइड एक औषधन रेट है, एक दर है, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो है रेड ब्लड सेल होता है, ठीक है, उसकी परीक्षण करता है, और कितनी जल्दी एक परीक्षण ट्यूब के तल तक, ठीक है, जहां पर एक रक्त का सैंपल होता है, वहां पे धीरे धीरे व्यवस्थित करने की प्रक्रिया में ये ESR परीक्षण किया जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है एरिथ्रोसाइड अवसादन रेट बोला जाता है। यह हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, परंतु इसमें नहीं आता है। PCR के बारे में अगर हम बात करें तो PCR क्या होता है आप सबको पता भी होगा। एक पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन है, ये टेस्ट है, और इसका भी प्रयोग अगर हम बात करें तो आपने नाम सुना होगा अनुवांशिकता। जैसे अनुवांशिकता रोग के बारे में पता लगाने में एक अहम भूमिका निभाता है आपका PCR। तो ठीक है, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ आप लोगों का जवाब भी आया है बी, संगीता, पंकज, दीपा, भावना, पवन सिंह का जवाब भी आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड, ठीक है, यही करेक्ट जवाब है। संगीता जी ए नहीं होगा, बी होगा करेक्ट आपका। किशोर न्याय, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, किशोर न्याय बोर्ड डैश के मामले में संबंधित है, और शायद आप लोगों ने इसी 2016 के जुलाई के सेकंड पेपर में समाज कार्य का जो द्वितीय पेपर आया हुआ था उसमें आपने ये प्रश्न देखा भी था। हम बात कर रहे हैं तृतीय पेपर में। आप जरा मुझे बताएं कि किशोर न्याय बोर्ड डैश के मामले में संबंधित है कौन सा। आप सबका जवाब भी आ रहा है कि ऑप्शन नंबर बी, कानून के विरुद्ध का जो है बच्चे, यही सही जवाब है, बी वाला ही, यानी सेकंड आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर हम लेते हैं 16 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि नियमित देखभालकर्ता को राहत प्रदान करने हेतु बीमार अथवा दिव्यांग या विकलांग के कुछ घंटे अथवा सप्ताह हेतु निर्मित अल्पकालीन अथवा अस्थायी देखभाल को डैश कहा जाता है। ये 4 ऑप्शन है, संस्थागत देखभाल, अग्रिम देखभाल, विराम देखभाल, पुनर्जीवन देखभाल। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, और मैं आप सबका इसका जवाब जानना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, आप सबके लगभग कमेंट भी अच्छे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 का, और आप सभी को इसी तरीके से एग्ज़ाम में भी अच्छे से अध्ययन करना है। नियमित देखभालकर्ता में जिसको आप रिस्पेक्ट केयर के रूप में जानते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति के लिए कुछ दिनों व हफ्तों की अल्पकालीन देखभाल शामिल करते हैं, जिसमें नर्सिंग होम जैसी सेवाओं की आवश्यकता होती है। तो नियमित देखभाल करने वालों को राहत प्रदान करने के लिए बीमार या दिव्यांग के लिए प्रतिक्रिया देखभाल डिजाइन की जाती है। तो ऐसी कंडीशन पर आप सभी लोग कहेंगे इसको हम बोलते हैं विराम देखभाल। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूं आपसे क्वेश्चन नंबर 16 का, तो बी करेक्ट यहाँ पे हो रहा है, यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यही आपका करेक्ट जवाब होगा। याद रखेंगे, ये भी प्रश्न अपने आप में अच्छा था, ठीक है सभी लोग। और ये बेसिकली जो है प्रतिक्रिया देखभाल, प्राथमिक देखभाल करने वालों के लिए अल्पकालिक राहत प्रदान करने की बात करता है, विराम देखभाल, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। कभी कभी प्रश्नों में कई दिनों हफ्तों का प्रयोग कर देता है, सिर्फ एक दोपहर का प्रयोग कर देता है, तो ऐसी कंडीशन पर भी आपका ये विराम देखभाल ही आएगा। घर स्वास्थ्य सुविधाओं में वयस्क दिन केंद्र का देखभाल भी प्रदान करने की प्रतिक्रिया में भी विराम देखभाल ही आएगा। क्वेश्चन के जब मिलेगा आपको तो उस प्रश्न में घर पर हो सकता है, स्वास्थ्य की सुविधा हो सकती है, वयस्क दिन की हो सकती है, केंद्र के देखभाल की हो सकती है, तो सभी लोग आप लोग लगाएंगे विराम देखभाल को ही। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 17 के बारे में कि विचारणीय मुद्दों में शामिल किया गया है, तो आप सबको जवाब बताना है कि काल आयाम में कि प्रत्याशित परिणाम में। ऑप्शन यहाँ पे जो पॉइंट 3 है, सुधार में, पॉइंट 4 है, सीमाओं में। तो आप सबको यहाँ पे चूज करना है, चुनाव करना है कि विचारणीय मुद्दों को शामिल किया गया है किन किन चीज़ों में, है ना। आप सभी को इसका जवाब बताना होगा, ठीक है।
तो आप सब समझ में आ रहा होगा सभी को, बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 का आपने नाम सुना होगा, TOR का नाम सुना होगा। अगर मैं विचारणीय मुद्दों की बजाय आप लोगों से संदर्भ की शर्तें बात कर लेता TOR के बारे में, तो आप लोग वहाँ पे परिभाषित करते सलाहकार या टीम मूल्यांकन के बारे में, मूल्यांकन के उद्देश्यों और दायरे को परिभाषित करने को आप वहाँ पे इन्वॉल्व कर लेते हैं जब कभी भी TOR की बात होती है। और TOR अलग नहीं है, जिसको संदर्भ की शर्त आप बोल रहे हैं, द टर्म ऑफ रेफरेंस जिसको कहा जाता है। TOR विचारणीय मुद्दे ही होते हैं, बात दोनों एक ही होता है। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि यहाँ पे जो करेक्ट जवाब होगा, एक काल आयाम होता है, एक प्रत्याशित परिणाम होता है और एक आपका सीमाएं होती हैं। ये तीन चीज़ें जो हैं इन्वॉल्व हैं TOR में। तो हम लोग यहाँ पे सुधार को नहीं उसमें मेंशन करेंगे, सलाहकार मूल्यांकन जिसमें आप लोगों का काल आयाम आ जाएगा, प्रत्याशित परिणाम आ जाएगा, जिम्मेदारी को रेखांकित करने की भूमिकाएं भी आ जाएंगी उसमें। अगर हम बात करें तो संसाधनों का स्पष्टीकरण आ जाएगा आपका, ठीक है, सीमाएं आ जाएंगी आपका, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो इंक्लूड किए गए हैं TOR में, उसे हमें समझना पड़ेगा, है ना। बैठक हो गई, कुर्सी की सदस्यता हो गई, अनुसूची हो गई, प्रशासनिक सहायता हो गया, विवाद समाधान हो गया। ये सभी की सभी प्रतिक्रियाएं जो होती हैं TOR में शामिल की जाती हैं। यही आपका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 वाला, ठीक है। पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पे शामिल किया जाएगा। कुछ प्रश्न हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं फैक्ट से, तो हमें उनके प्रतिनिधित्व, उनके क्वेश्चनों के पैटर्न को, उनकी भाषाओं को समझना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 18, यानी यह प्रश्न इतना अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तथ्यों की अवधारणा के बारे में बात किया है। ये प्रश्न आप लोगों से गलत नहीं होना चाहिए। और समाजशास्त्री हैं आप सभी लोगों को पता है, सामाजिक तथ्य, मूल्य, सांस्कृतिक मानदंड, सामाजिक संरचना जो व्यक्ति से परे है और सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग करता है, ऐसी कंडीशन पर एक समाजशास्त्री हैं इस्माइल एमिल दुर्खिम। इस्माइल एमिल दुर्खिम इनका पूरा नाम है। इन्होंने परिभाषित करके बोला है, सामाजिक तथ्यों के अनुभवजन्य का अध्ययन करना, समझना, ये एक अहम भूमिका है। तो इसलिए सोशल फैक्ट जो होता है वो इस्माइल दुर्खिम का ही माना जाता है, इसलिए आप इस्माइल दुर्खिम का ही नाम लगाएंगे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आप सबको पता होगा भली भांति तरीके से। सर्वहारा के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जान चुके होंगे, पूंजीवाद के बारे में जान चुके होंगे, वर्ग संघर्ष के बारे में जान चुके होंगे आप सभी लोग, है ना। और यहीं पर आपका कार्ल मार्क्स का जवाब आता है। एम मॉस का नाम आप पहली बार शायद सुन रहे होंगे, लेकिन आप लोगों को एम मॉस में भी कंफ्यूज नहीं होना है, कोई ऐसा नाम नहीं आया है, सभी लोगों का ऑप्शन ए भी आ रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, नृविज्ञान के पिता हैं ये इस्माइल दुर्खिम के। इस्माइल दुर्खिम जो हैं एम मॉस के भतीजे हैं, एम मॉस के भतीजे हैं इस्माइल दुर्खिम। और इन्होंने ये जो है नृविज्ञान के पिता के रूप में जाने जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, द जनरल थ्योरी ऑफ मैजिक के बारे में अगर कोई बात करने वाला व्यक्ति है तो एम मॉस हैं। और द गिफ्टेड के बारे में भी जाने जाते हैं एम मॉस का नाम ही। मैक्स वेबर का नाम आप सभी को पता होगा, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि ये किस चीज़ों में सबसे ज़्यादा फेमस है। मैक्स वेबर, मैं आप सबसे जानना चाहूँगा, बताइए। नौकरशाही। नौकरशाही, ओके। और भी कोई शब्द बताएं जो मैक्स वेबर उसमें भी फेमस हो। नौकरशाही में तो काफ़ी फेमस है, अच्छी बात है, वो तो सभी को पता है। लेकिन कट्टर नीति, पूंजीवाद की भावना रखने वाला कोई व्यक्ति है, कोई किताब लिखने वाला व्यक्ति है, कट्टर नीति और पूंजीवाद की भावना, तो आप ध्यान रखेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है इसकी। और एक द थ्योरी, एक इसकी और पुस्तक का नाम है द थ्योरी करके, जहां पे सामाजिक और आर्थिक संगठन के बारे में बात किया है 1922 में। ये भी उसी समय आगबन का जो नाम आता था, WE आगबन सोशल चेंज में, उसी समय वो भी अपनी किताब लिखा था 1922 में, सोशल चेंज। और सामाजिक और आर्थिक संगठन का जब सिद्धांत दे रहा था मैक्स वेबर। तो ये दो किताबें नाम इसकी बड़ी फेमस है। तो साथ ही साथ नौकरशाही तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं,
लेकिन उसके साथ दो चीज़ें और याद रख लीजिए, सामाजिक आर्थिक संगठन का सिद्धांत और प्लस में एक बात, कट्टर नीति और पूंजीवाद की भावना। पूंजीवाद कार्ल मार्क्स का है, पूंजीवाद की भावना के साथ साथ कट्टर नीति के बारे में किताब लिखने वाला व्यक्ति मैक्स वेबर का नाम आता है। हर्बर्ट स्पेंसर, क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए। और क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करते हैं 19 के बारे में, तो हर्बर्ट स्पेंसर समाज का प्रतिमान अनिवार्य था। तो किस रूप में प्रतिमान को अनिवार्य माना है, मैं आप सभी से इस प्रश्न का जवाब जानना चाहूंगा। प्रश्न नंबर आपके सामने 21, सॉरी क्वेश्चन नंबर आपका 19 का सही जवाब क्या होना चाहिए? बताएं। तो जैविक का कहना है कि ऑप्शन बी जैविक। स्पेंसर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं आप लोगों से, देखिए कोई ज्वाइन हो रहे हैं, मैं इनको ज्वाइन कर लेता हूं, निखिल सर हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी कभी मैं स्पेंसर के अकॉर्डिंग बात करूं तो आप सभी लोगों को एक बात याद आ जानी चाहिए कि यह एक समाज, आर्थिक और अन्य कार्यों के माध्यम से इन्होंने विभिन्न प्रकार के सामाजिक व्यक्तियों के द्वारा सहज सहयोग करते हुए जो स्वयं प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसे सामाजिक आत्मचेतना कहा गया है, उस प्रतिक्रिया में जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक आत्मचेतना के बारे में विकसित किया है। और उस समय इन्होंने कहा जैविक प्रतिक्रिया को लेकर, स्पेंसर ने जैविक प्रतिक्रिया के लेकर बोला है। इसलिए आप सभी लोग इनका ध्यान रखिएगा। एक शब्द सोशल, जो सामाजिक चेतना के बारे में बात कर रहा हूँ, ये शब्द जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सामाजिक आत्मचेतना किस विद्वान ने दिया है। और हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज का जो प्रतिमान माना है वो जैविक माना है। ये दो बात यहाँ से हर्बर्ट स्पेंसर से याद रखेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर लिखे और एरो बना के दो लाइन लिख ले, एक जैविक समाज का प्रतिमान माना, दूसरी बात इसने सामाजिक आत्मचेतना माना। तो दो बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 20 के बारे में बात करें। नमूना प्राप्त करने के लिए यादृच्छिक सारणी प्रश्न आप सबको पता है, मैंने जब आपको पढ़ा रहा था सिंपल रैंडम के बारे में, तो वहाँ पे कुछ विधि पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने सारणी विधि पढ़ाया था। तो सारणी विधि का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है आप सभी लोगों को। मैं जानना चाहूँगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। और कमेंट मैं आप सबके सीन कर रहा हूँ। कमेंट किसी का नहीं आया है अभी। कोटा नमूना, कोटा नमूना, अरे कहाँ से कोटा नमूना होगा? पंकज जी का दिमाग सही चला है। हाँ, टिपेट प्रणाली, टिपेट प्रणाली के बारे में अगर कोई व्यक्ति बात करने वाला है, टिपेट प्रणाली, और टिपेट प्रणाली सारणीगत पर थी। टिपेट विद्वान का नाम है ये, टिपेट जी ने इन्होंने बोला था सारणी यादृच्छिक का। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 केवल पंकज जी और संगीता सैनी का जवाब आया है। ऑप्शन 4 वाला करेक्ट जवाब है। बहुत बढ़िया, मैं आप सबको ये पढ़ा चुका हूँ, ये सारी की सारी। क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 21, ये पेपर समाजकारी का जुलाई 2016 का है, तृतीय प्रश्न पत्र है। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 21 के बारे में, शब्द केयरिंग के बारे में बात करेंगे। शब्द केयरिंग जब भी कभी आपको मिले तो आपको CARA के बारे में तुरंत याद आता होगा, तो उस हिसाब से आप लोग तुरंत दिमाग लगाएंगे कि ये दत्तक ग्रहण से संबंधित है। ये शब्द जो है दत्तक ग्रहण से संबंधित है। बहुत बढ़िया संगीता जी, यहाँ पर बी का भी जवाब इनका आ गया है तीव्र गति से, और यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला। वेरी गुड। अब मैंने कल ही एक प्रश्न के बारे में आप लोगों से अंक गणती को लेकर बड़ी अच्छे से चर्चा किया था कि वहाँ पर जब कभी विचलनों का हम योग निकालते हैं तो शून्य होता है, लेकिन यहाँ अंक गणती नहीं है, यहाँ पर कंडीशन बदल गई है। यहाँ पर कंडीशन माध्य के लिए है, और माध्य के लिए किए गया जो विचलन होगा वह वर्गों का योग क्या होगा, शून्य होगा कि न्यूनतम होगा, ये आप लोग बताएंगे मुझे। तो न्यूनतम होगा। न्यूनतम होगा। जब कभी हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में, मैं इसीलिए बार बार कर रिपीट भी कर रहा था कि क्यों मैं रुक रुक के बोल रहा था ऐसे शब्दों को, क्योंकि उस शब्द से दो तीन फैक्ट बनेंगे, कम से कम 3 फैक्ट बनेंगे आप लोगों के लिए। तो एक फैक्ट तो आपको पता है ऑलरेडी, एक फैक्ट यहाँ से मिल गया
के माध्य से लिए गए जो विचलन का वर्गों का योग होता है वो न्यूनतम होता है, और जब अंकगणितीय में जब माध्यों का विचलन का योग निकालेंगे तो वहां पे शून्य होगा। तो मैथमेटिक्स मिलेगा तो शून्य होगा, लेकिन विचलनों का जो वर्ग निकालोगे और वर्गों के आधार पे योग बनाओगे तो वो शून्य होगा, सॉरी वहां पे न्यूनतम होगा। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर सेकंड वाला करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 23 के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन मानव संसाधन प्रकार नहीं है। अब प्रश्न नहीं है तो गोला बनाएं और इस प्रश्न का जवाब बताएं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23 है, बताएं क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, है ना, क्या बात है, केवल पवन जी कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं बात कर देता हूं आप लोगों से इस प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से मानव संसाधन प्रकार ये नहीं है, तो आप जरा मुझे बताएं क्या अवरोध विहीन पहुंच सुनिश्चित करना चाहिए, हाँ या ना। जो अब अवरोध विहीन पहुंच है, जो बाधाएं बन रही हैं, उन बाधाओं को मानव संसाधन में प्रकारों में शामिल किया गया है कि कौन कौन सी बाधाएं हैं एक कारण के रूप में। और कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने की अगर बात करते हैं तो भी मानव संसाधन के रूप में आता है, प्रशिक्षण और विकास का भी बात करते हैं तो भी आता है, लेकिन वित्तीय लेखा परीक्षण नहीं होता है। यहाँ पे मुआवजा योजना हो या श्रम कानून का अनुपालन हो या कार्यस्थल की सुरक्षा हो या कर्मचारी संबंध की बात हो, तो ऐसी कंडीशन पर मानव संसाधन प्रकार शामिल होता है। और मानव संसाधन विभाग के द्वारा किया जाने वाला जो कार्य होता है वो 6 टाइप के ही रूप में डिवाइड किए गए हैं। मुख्य रूप से कार्य की भर्ती करना, कार्यस्थल की सुरक्षा, कर्मचारी संबंध, कार्य योजना और श्रम कानून अनुपालन और प्रशिक्षण, जो कि यहाँ पे प्रशिक्षण और विकास के रूप में ऑलरेडी मेंशन किया गया है 4 पॉइंट में। लेकिन यही नहीं बताया गया है वित्तीय लेखा परीक्षण, यही नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में अगर हम बात करते हैं, अब आप लोग मुझे बताएंगे किसने समुदाय विकास में स्थानीय विकास का प्रारूप दिया है। और आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि जैक रोथमैन का ये स्टेटमेंट है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब जो होगा वो 23 होगा। वेरी गुड, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, रोथमैन का नाम, मुर्रे जी रॉस का नाम और साथ ही साथ एक सिद्दीकी महोदय का भी नाम आता है, लेकिन बहुत कम आता है जितना ज़्यादा रोथमैन और उनके प्रश्न बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करें, निम्नलिखित में से कौन उत्तम सामाजिक योजना प्रक्रिया की विशेषता है, यह आपको बताना है। 25 का सही जवाब आप लोगों को चयन करना है, चूज करना है 25 का। बताएं आप लोग 25 का सही जवाब क्या होना चाहिए। सर बी नंबर होगा, भागीदारी, लोकतांत्रिक और समावेशी। ओके, यहाँ पे इनका कहना है कि सामाजिक योजना की जो प्रक्रिया की विशेषता ये बता रही हैं, ये कह रही हैं कि भाई एक भागीदारी बहुत जरूरी है, एक लोकतांत्रिक जरूरी है, एक समावेशन जरूरी है, लेकिन सामाजिक योजना की प्रक्रिया की विशेषता में केंद्रीकृत जरूरी नहीं है। इसलिए आप ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे, 1, 2, 3 को लगाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप सभी का जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 26 की बारे में बात करें, है ना, निम्नलिखित में से कौन सी जी बताएं। सर मैं बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ, मैं बाद में बोल दूंगी बात। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी चिकित्साएं व्यवहार रूपांतरण में संबंधित है। आवेगात्मक चिकित्सा,
अभिकथनात्मक चिकित्सा, विमुखता चिकित्सा, सामान्य विलोपन या समाज विलोप। ये बेसिकली चिकित्साएं जो हैं व्यवहार रूपांतरण से संबंधित हैं, सारी की सारी सही हैं। चिकित्साएं अगर इस तरीके से कभी प्रश्न बनाएं, तो अगर नहीं भी आपको आ रहा है ना, तो ऐसे प्रश्नों को जहां पे एक व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की बात हो रही हो, यहाँ पर क्या बात हो रही है, चिकित्सा ऐसा देने की बात हो रही है जिससे व्यक्ति क्या हो रहा है, समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। और सारी चिकित्साएं हैं, सारी थेरेपी हैं, तो आप सभी को लगाएं टिक, जो प्रश्न ना आए तब। ऐसी कंडीशन पर आपका सही जवाब जो होता है वह 1 2 3 4 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट जवाब। क्वेश्चन नंबर आप सबके सामने एक और है, आश्रम शाला योजना। आप सबको भली भांति तरीके से पता होगा, ये भी प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 नोट करिएगा आप सभी लोग। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यह योजना का जो उद्देश्य था अनुसूचित जनजातियों के बीच में शिक्षा को बढ़ावा देने के लेकर था। अब इस प्रश्न के पैटर्न से ही आप लोग समझ गए होंगे इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, है ना, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 की बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया होगा। कॉपी पर आप मेंशन कर सकते हैं कि इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के बीच में शिक्षा बढ़ावा, आश्रम स्कूल सीखने के लिए अनुकूल वातावरण के आवासीय सुविधाओं के साथ शिक्षा प्रदान करते हुए इस योजना का प्रारंभ किया गया था। इसलिए आप सभी का यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा यही आपका। आज आप सभी की क्लास इंपॉर्टेंट होगी और क्लास होगी वो 6 बजे की, जिसमें संविधान के बारे में मैं आज आप सभी को अनुसूची, भाग, स्रोत और संशोधन के बारे में ब्रीफ या डिटेल जानकारी मिलेगी आप सभी को। वहां पे एक प्रश्न और आपको मिल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, जो असीमित वितरण के बारे में संकेत कर रहा होता है, वो क्या होता है, ये मैं आप सभी से जानने की कोशिश करूंगा। आप लोग मुझे इसका जवाब बताएं, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब आप मुझे बताएं। असीमित वितरण मैंने आपको बताया था, आपको याद आ रहा होगा, 2 टाइप का होता है, एक होता है सम्मित वितरण, एक होता है असम्मित वितरण। और सम्मित वितरण तो दिया ही नहीं है, असम्मित वितरण दिया हुआ है। तो क्या कार्टोसिस में मैंने पढ़ाया था आपको, क्या मैंने मानक विचलन में कभी बोला था, क्या मैंने परास में कभी बोला था, जब आपको पढ़ा रहा था यहाँ पर स्वीकनेस, तो यहाँ पे स्वीकनेस में मैंने आपको विषमता बता रहा था, तो आपको एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव बता रहा था, और ये प्रतिक्रिया निगेटिव की तरफ रिप्रेजेंट हो रही थी। और यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से पढ़ाया था तो ये प्रतिक्रिया आपको पॉजिटिव की तरफ बताया था। और ये आपको डिवाइड करने में, जहाँ पर आपको सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव में, तो मैंने पहले बताया था आपका मीन आता है, फिर उसके बाद मीडियन आता है, फिर आपका मोड आता है। इस तरीके की शब्दों को मैंने आप सबको बताया था, भली भांति तरीके से आपको याद भी होगा। और ये बात आती है आपका ऑप्शन नंबर 3 में। संभावना सिद्धांत आंकड़ों में, जहां आपने विषमता अपने मतलब के बारे में एक वास्तविक मूल्यवान रैंडम वेरिएबल्स का प्रोबेबिलिटी वितरण हो या नॉन प्रोबेबिलिटी वितरण हो, जहां पे आपने असम्मति वितरण हो या सम्मति वितरण हो, ऐसी प्रतिक्रिया पे जब मैं आप लोगों को परिभाषित करके बताता हूं तो ऐसी कंडीशन पर विषमता का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 29 के बारे में। क्वेश्चन 29 भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मैं आप सबसे इस प्रश्न का क्वेश्चन जानना चाहूंगा, इसका सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। 29 कहता है आपसे कि किस विभाग का गठन 2012 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन किया गया था, जहां मैं आपको बताऊं, आप सबको पता होगा, दिव्यांग मामलों में अलग विभाग बनाने के लिए निर्णय सरकार के द्वारा 3 जनवरी 2012 को सैद्धांतिक रूप में लिया गया था और 12 मार्च 2012 को संसद में दोनों सदनों में ये राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा भी की गई थी।
और ये व्यक्ति आपको अब समझ में भी आ गया होगा मैंने कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय अधीनस्थ जहां पे दिव्यांगता मामलों में बात की गई थी। क्या कोई ऑप्शन इससे रिप्रेजेंट हो रहा है? क्या कोई ऑप्शन इससे रिप्रेजेंट हो रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो रहा है भाई, निशक्तता वाले विभाग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे, जिसको आप दिव्यांगता बोलते हैं या विकलांगता बोलते हैं, यही करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? प्रश्न वगैरह समझ में आ रहे हैं? आप जवाब भी नहीं दे रहे हैं, केवल हनी जी का जवाब आ रहा है, पंकज जी का जवाब आ रहा है। चलो फिर ठीक है भाई, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना व्यर्थ का टाइम हमें व्यतीत करने से अच्छा है कि हम कोई अलग से भी कंटेंट या टॉपिक पढ़ें, है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे अब सोशल हम बात करेंगे सामाजिक दूरी अनुमाप का। और मैंने आप लोगों से कल के जो प्रश्न हुए थे इसी पेपर में 2016 के पेपर में द्वितीय प्रश्न पत्र में ही मैंने आप लोगों से कल बात कर चुका था, कल ही बात किया था इसके बारे में, है कि नहीं? बोलिए, याद है आपको? सर बोगार्ड से। हाँ, यहाँ आप लोगों ने जब मैं कहा था थर्स्टन के बारे में, ये थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक नहीं है, थर्स्टन यहाँ पे देखेंगे। थर्स्टन के बारे में, थर्स्टन का व्यवहार मापनी जो लाई गई थी वो कब लाई गई थी, मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कब लाई गई थी, कब लाई गई थी? 1929 थर्स्टन मापनी। और ये सबसे प्राचीन मापनी है, व्यवहार मापनी की सबसे प्राचीन मापनी कौन सी है? थर्स्टन है। दो बातें याद रखेंगे, यहाँ से आपका यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। सही नहीं होगा इस प्रश्न का मतलब वो है, ध्यान रखना, प्राचीन का। और लिंकट के बारे में अगर हम बात करें तो लिंकट जो है 1932 का, और बोगार्ट्स जो है 1925, 1946, 1956, 1966 और 2005 में इसको दोहराया गया था। सामाजिक दूरी का अनुमाप या मापनी, यही विकसित किया गया है। 30 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो लिंकट याद रखेंगे, थर्स्टन भी याद रखेंगे, गुटमैन का भी आता है ट्रायल एंड एरर की थ्योरी में इसने। हाँ बताएं। ये थर्स्टन होगा या थर्नडाइक होगा सर, व्यवहार मापनी वाला? नहीं, थर्स्टन होगा, थर्स्टन करेक्ट जवाब होगा, व्यवहार समझ। हाँ, तो ये थर्नडाइक सर क्या है जो व्यवहार शोधन में इन्होंने अपनी एक थ्योरी दिया था थॉर्नडाइक ने, जिसका नाम था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और उस सिद्धांत में इन्होंने 2 टाइप के नियम बताए थे, एक मुख्य नियम बताए थे, एक गौड़ नियम बताए थे, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। और जो आपका प्रभाव अभ्यास का जो नियम था और जो गौड़ में नियम बताए थे इन्होंने 5, और 3 नियम बताए थे मुख्य में, वो आपका आता है थॉर्नडाइक का नाम वहां पे। तो ये बेसिकली व्यवहार का एक थ्योरी दिया था, ना कि इसने मापन दिया था, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 31 के बारे में, चतुर्थांश वकीर्ण प्लाट के बिंदुओं को यादृच्छिक रूप में हम तब वितरित करते हैं जब चरों के बीच में कम डैश रहता है। ये प्रश्न आपको बताना है मुझे, आप सभी लोगों को। तो आप बताएं इस क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब क्या होना चाहिए, आप सब मुझे बताएं इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। यहां अगर हम बात करें, आप सबको अच्छे तरीके से समझ भी आ रहा होगा कि चतुर्थांशों में विकर्ण प्लाट के बिंदुओं को यादृच्छिक रूप में तब वितरित किया जाता है जब वेरिएबल्स के बीच में कम सहसंबंध होगा, तभी ऐसी कंडीशन को हम लागू कर पाते हैं। ऐसी कंडीशन पर कोरिलेशंस वाले जो शब्द होते हैं, यही आपका करेक्ट जवाब होता है। ऑप्शन नंबर अगर मैं आप सबसे बात करूं तो यहाँ पर बी फॉर जो बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप लोगों का, यही करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सेकंड वाला सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 लेते हैं। और 32 कहता है आपसे, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? ये प्रश्न बहुत अच्छा है, मैं आप सभी लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। सर राजीव कुमार सर। राजीव कुमार ऑप्शन में है कहीं? नहीं है। ये सर 2016 का है सर। हाँ, मान लो अरविंद पनगड़िया हो सकता है उस वक्त। हाँ, मैं इस समय पेपर आप लोगों से 2016 का कर रहा हूँ।
आपने बताया है डॉक्टर राजीव कुमार का नाम, जो कैबिनेट मंत्री के पद पे स्थिति है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, आप लोग भलीभांति तरीके से जानते हैं। अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और मैं आप सबसे कहूँगा कि ये 2016 का पेपर है, तो आप थोड़ा सा पीछे जाएं। और आपको बता दूं, अरविंद पनगड़िया भारत सरकार के अंतर्गत उन्होंने आने वाली जो नीति आयोग थी उसके उपाध्यक्ष हैं, और नीति आयोग के गठन के आयोग पे इनकी एक अहम भूमिका रही है। तो इसलिए यहाँ पे सही जवाब अरविंद पनगड़िया ऑप्शन नंबर 3 था। और 2021 में प्रश्न आएगा तो वहाँ पे नाम लिखा रहेगा डॉक्टर राजीव कुमार। इस प्रश्न की जगह पे आप डॉक्टर राजीव कुमार का नाम मेंशन कर लीजिए, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। फिर आगे हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। 33 भी प्रश्न है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि ये कह रहा है सामूहिक सौदेबाजी की विशेषता को लेकर। और मैं आप सबसे जानना चाहूँगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का बताएं, आप लोग बताएं सामूहिक सौदेबाजी की विशेषता कौन सी नहीं होनी चाहिए। आप सभी को पता है अच्छी तरीके से कि सामूहिक सौदेबाजी की विशेषता में यह एक द्विदलीय प्रतिक्रिया नहीं मानी जाती है। और जब द्विदलीय प्रतिक्रिया नहीं मानी जाएगी तो हम ये बात कह सकते हैं कि भाई या एक द्विपक्षीय प्रतिक्रिया नहीं मानी जाएगी, बाकी सारी प्रतिक्रिया मानी जाएगी। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सामूहिक प्रतिक्रिया मानेंगे, लचीलीपन की प्रतिक्रिया मानेंगे, अंतःविशेषात्मक व्यवस्था मानेंगे, और यही नहीं मानेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे कि जो नीति आयोग है, उस नीति आयोग में परिवर्णीय शब्द नीति का मतलब क्या बनता है, ये मैं आप सभी से जानना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 34 है और आपके सामने 4 ऑप्शन है। आप मुझे बताएं इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। आप सभी को पता होगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको आप अच्छे तरीके से जानते हैं, भलीभांति तरीके से जानते हैं, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को कैबिनेट मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से किया गया था। और कैबिनेट सचिवालय के द्वारा 19 फरवरी 2021 को, अभी की बात है 2021 चल रहा है इस समय, और 19 फरवरी 2021 को एक अधिसूचना के तहत इसे हम कह सकते हैं गवर्निंग काउंसिलिंग का पुनर्गठन किया गया था। गवर्निंग काउंसिलिंग का पुनर्गठन किया गया था, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो 19 फरवरी 2021 को हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और नीति आयोग के रूप में जानने के लिए यहाँ पे पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए, आप मुझे बताएं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा कि नहीं होगा। इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे होगा, इंस्टीट्यूट ना इंस्टीट्यूशनल होगा, ये ध्यान रखें। इंस्टीट्यूट नहीं होगा, इंस्टीट्यूशनल होगा, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होगा, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बी नहीं होगा करेक्ट, ए करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। पद दोषपूर्ण चक्र की बात हो रही है, जो विशियस साइकिल के प्रवर्तक हैं, ये नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 35 है और 35 का सही जवाब मैं आप सभी लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। आप सभी लोग मुझे 35 का जवाब बताएं। आपने अच्छे तरीके से पता होगा, आप सभी लोग जानते हैं भलीभांति तरीके से, कार्ल गुन्टर मेडर जो स्वीडन के अर्थशास्त्री हैं और जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा भी जा चुका है, और इनके साथ एक व्यक्ति और थे, उनका नाम होयके था, फ्रेडरिक होयके था, और वो भी एक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मुद्रा और आर्थिक विचलन के सिद्धांतों को लेकर काफ़ी परिचर्चा किया है। और साथ ही साथ उन्होंने आर्थिक और सामाजिक और संस्थागत की घटनाओं के बारे में एक अच्छे से विस्तृत लेवल पर उसका विश्लेषण किया है। और इसी प्रतिक्रिया पे उनको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सन 1974 में। और यहाँ पे सही जवाब जो होगा आपका शब्द एक पद एक दिखाई दे रहा है, दोषपूर्ण चक्र,
और दोषपूर्ण चक्र में आप सभी लोग जवाब लगाएंगे गुन्नार मेडल का नाम ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यही आपका करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 36 के बारे में, आप लोग भली भांति तरीके से पता होगा 36, और आप मुझे बताएं कि निम्नलिखित में से कौन मजदूर किसान शक्ति संगठन से संबंधित है, यह आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन भी आपके सामने 4 है, आप मुझे चुनाव करके बताएं कि यहाँ पे सही जवाब कौन सा सही माना जाएगा। मजदूर किसान शक्ति संस्थान, आप इन शॉर्ट में भी इसका नाम अगर आप जानना चाहें तो आप कह सकते हैं MKSS। ये भी कभी कभी फुल फॉर्म इन शॉर्ट में करके दे देता है, फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो मजदूर किसान शक्ति संस्थान ये है जो सोशल मूवमेंट के माध्यम से एक प्रकार से समाज में एक अहम भूमिका निभाई है। इन्होंने राजस्थान के गांव में श्रमिक और किसानों के साथ काम कर रहे 1900 के क्षेत्र में लोगों के द्वारा स्थापित किया गया था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सही जवाब अरुणा रॉय का नाम, जो भारत की एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। सन 1968 से लेकर 1975 के बीच में इन्होंने प्रशासनिक सेवा के रूप में कार्य किया था। और साथ ही साथ मैंने आपसे बोला है राजस्थान, तो राजस्थान के मेवाड़ के राजसमंद जिले में इन्होंने संपूर्ण देश को संचालित करने के लिए मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना की थी, और ये शुरुआत में उसके रहे हैं अध्यक्ष भी, और यही उनका संबंध है अरुणा रॉय से। रुपए में आप सबसे एक जवाब होगा, जो रुपए का सिंबल है यह आप लोगों को बताना है ये किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। ठीक है, जैसे आप लोग पैसे में देखते हैं अरुंधति राय। हाँ, अरुंधति रॉय। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में कि व्यक्ति के महत्व का विश्वास दैट से संबंधित है। तो आप लोग ये भी प्रश्न अपने आप में बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, आप लोग बताएं इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो समाज कार्य मूल्य 37 का पहला ही जवाब इन्होंने बता दिया कि पहला ही होगा। मैं आप सबसे बताऊंगा व्यक्तिवाद, नैतिक रुख, राजनीतिक दर्शन, विचारधारा, सामाजिक दृष्टिकोण जो व्यक्ति के आंतरिक मूल्यों पर जोर देता है, यही आपका व्यक्ति के महत्व में विश्वास से संबंधित है, समाज कार्य के मूल्य। और ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ए। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, मैंने 2-3 शब्द शुरुआत में बोले हैं, व्यक्तिवाद, नैतिक रुख और राजनैतिक दर्शन, विचारधारा, सामाजिक दृष्टिकोण जो व्यक्ति के आंतरिक मूल्यों पर जोर देता है, तो ऐसी कंडीशन पे समाज कार्य का मूल्य होता है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए, और ए से बनता है ऑप्शन नंबर 1। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, संसाधनों का संग्रहण से संबंधित कौन सा है, ये भी प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 38 आपका जवाब क्या होगा, ये मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। आप बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। संसाधन जुटाने के संबंध में, संसाधन संग्रहण करने के संबंध में, जो संगठन के लिए नए और अतिरिक्त संसाधनों को सुरक्षित करने में शामिल सभी गतिविधियों को संदर्भित करती है, और संसाधनों को बेहतर उपयोग करना, अधिकतम प्रयोग करना, संसाधनों को जुटाने के लिए अक्सर नया व्यवसाय का विकास करना, ऐसी प्रतिक्रिया जो होती है वो किस रूप से संबंधित होगी, ये मैं आप लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब यहाँ पर क्या होगा, दलाल भूमिका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब जो होगा, 38 का सही जवाब जो होगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ये बताएं आप मुझे। तीसरा। ओके ओके, एक मिनट थोड़ा सा। तो संसाधनों का संग्रहण से संबंधित है अगर कोई चीज, तो आपका है वहां पर ऑप्शन 3 दलाल भूमिका। और आप सब भली भांति तरीके से जानते होंगे जिसको रोल ऑफ ब्रोकर कहते हैं आप सभी लोग। और यह एक ऐसा ब्रोकर जो एक लाइसेंस प्राप्त रियल
जो है एस्टेट पेशेवर है, जो आमतौर पर एक संपत्ति के विक्रेता का प्रतिनिधित्व करता है। तो विक्रेता के लिए काम करते समय ब्रोकर के कर्तव्यों को शामिल करने के लिए गुणों के बाजार मूल्य को निर्धारण करने की प्रतिक्रिया में संसाधनों का जो संग्रहण होता है वो एक अहम भूमिका होती है ब्रोकर रोल की। तो रोल ऑफ ब्रोकर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 39, तो 39 का मैं आप सभी से जवाब जानना चाहूँगा कि सही जवाब क्या होना चाहिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी व्यावसायिक यौन शोषण हेतु महिलाओं तथा बच्चों के तस्करी के निवारण से संबंधित है, यह मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा। तो आपके सामने 4 योजनाएं हैं, इन 4 योजनाओं के बारे में भी थोड़ा सा जानना पड़ेगा आप लोगों को। जैसा कि आप सबको पता होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 मई 2016 को, और यही बेसिकली व्यावसायिक यौन शोषण से संबंधित था। ऑप्शन नंबर आपका जो होगा वह ऑप्शन आपका होगा 3 करेक्ट जवाब होगा। आप सभी को पता हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। एक बार आप लोग मुझे कंफर्म कर दें और ऑप्शन आपका यही सही माना जाएगा। तो सर उज्ज्वला जो ना एक और है ना इसमें रसोई गैस बांटने वाला। हाँ, एक और भी योजना है रसोई गैस का, वो भी है, ठीक है, वो भी 2016 का ही, लेकिन व्यावसायिक यौन शोषण से जो संबंधित है वो भी उज्ज्वला योजना ही है जो 1 मई 2016 को लाया गया था। ये भी आपका ठीक है, वही। आगे हम बात करते हैं 40 क्वेश्चन नंबर के पक्ष समर्थन आवश्यक रूप से समाज कार्य कि निम्नलिखित में से किस विधि का भाग नहीं हो सकता है, यह आपको जवाब बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब क्या हो रहा यहाँ पे आप लोग मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आप देख रहे हैं कि पक्ष समर्थन आवश्यक रूप से समाज कार्य में निम्नलिखित में से किस विधि का भाग नहीं है। तो समाज कार्य शोध है, नहीं है, वकालत की भूमिका में, एक सामाजिक संदर्भ की भूमिका में, सत्ता का पुनर्वितरण की भूमिका में, एक व्यक्ति समूह के भूमिका में, एक व्यक्तिगत समाज कार्य की भूमिका में, एक ग्रुप वर्क की भूमिका में, एक कम्युनिटी वर्क की भूमिका में, एक सामाजिक क्रिया की भूमिका में एक अच्छी भूमिका निभाती है। लेकिन एक समाज कार्य के शोध में पक्ष समर्थन का रूप में समाज कार्य के सामाजिक क्रिया के रूप में भाग के रूप में इसे नहीं देखा जाता है, इसलिए आप लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी को। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में, हम आज इस पेपर को समाप्त करेंगे। हम सभी लोग शाम को दूसरा पेपर लेंगे, हम सभी लोग। कोई है ये कोई सामाजिक व्यवस्था, यहां पर अगर हम बात करें सोशल सिस्टम के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 41 ये प्रश्न है आपके सामने। आप बताएं जरा मुझे कि कोई सामाजिक व्यवस्था वह है, 41 आपसे कह रहा है कि वह है जो कोई सामाजिक व्यवस्था वह है जिसके अनेक भाग हैं। क्या ये सही है? हाँ, कोई सामाजिक व्यवस्था है वह जो संपूर्ण है, कोई सामाजिक व्यवस्था है वह जिनकी कोई मर्यादा है, कोई सामाजिक व्यवस्था है वह जिनकी उपव्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे सारे के सारे सही हैं। ऑप्शन नंबर सही है, सही जवाब हो जाएगा चारों। आपको मैं बता दूं, ऐसी कंडीशन पे सामाजिक प्रणाली में सुसंगत संपूर्ण गठन करने के लिए रिश्तों का पैटर्न नेटवर्क जो व्यक्तियों और समूह और संस्थानों के बीच में मौजूद होता है और वह भूमिका की स्थिति को औपचारिक संरचना के रूप में जो छोटे स्थिर समूहों में बन जाती है, ऐसी प्रतिक्रिया में एक सामाजिक व्यवस्था का इन अनेक भाग देखा जाता है, संपूर्ण रूप देखा जाता है, जिनकी कोई मर्यादा देखी जाती है, उप व्यवस्थाएं देखी जाती है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में बात करते हैं हम सभी लोग, और जो यहाँ पे दिया गया है सकलता और यहाँ और अभी की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये भी प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है। मैं आप सभी से इस प्रश्न का जवाब जानने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब क्या होगा, आप बताएं, मुझे बताएं कि क्या इसका सही जवाब होना चाहिए।
बताएं। नहीं बात। गेस्टाल्ट, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में, तो जो संकाल और यहाँ और अभी की अवधारणा के रिप्रेजेंट करता है, जो यहाँ और अभी की अवधारणा जो रिप्रेजेंट करता है, वो गेस्टाल्ट की थेरेपी में, गेस्टाल्ट की थेरेपी जब डेफिनेशन, टाइप्स, टेक्निक्स और प्रभाव के बारे में आप देखेंगे, तो उनकी थ्योरीज के बारे में आप अध्ययन करेंगे, तो हमें इससे ये पता चलता है, उनके विशेष सिद्धांत की अवधारणाओं पर जब जोर देने से हमें ये पता चलता है, और यहाँ और अब घटनाओं की उनकी प्रतिक्रियाएं जो जाहिर होती हैं वो गेस्टाल्ट थेरेपी में होती है। और यहाँ और का मतलब यही है संकालता, और यहाँ और अभी की जो घटनाएं होती है, क्वेश्चन पर स्टार लगाइए आप सभी लोग इस प्रश्न को, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा गेस्टाल्ट का सिद्धांत, यही आपका फिर करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में, क्वेश्चन 43 भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है आपसे ड्यूरिंग यानी किस अवधि में भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर का दर्ज किया गया है। अब हालांकि इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, जैसे कि मैं आप सबको पढ़ा रहा था, बताया था, तो किसी बच्चे ने कहा था कि सर क्या वृद्धि दर हमें देखना जरूरी है परसेंटेज के रूप में? नहीं, वृद्धि दर आपको देखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा सोचें कि किस अवधि में भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर हुई है, और ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आप सब समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। हाल ही में जो जनगणना जी 11 से 21 सर दो, हाँ, हाल ही में जो जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत की आबादी बढ़ी, लेकिन भारत की आबादी को 2011 और 2021 में नकारात्मकता विकास दर के दर्ज किया गया था, और नकारात्मकता एक प्रकार का रिप्रेजेंट करता है ऋणात्मक वृद्धि दर, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। शाबाश, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट जवाब हो जाएगा, बी वाला, 2011 और 2021 से। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में, आपसे कह रहा है कि श्रमिक विद्यापीठ का नाम बताइए। द नेम ऑफ श्रमिक विद्यापीठ इज, कौन सा होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ये स्कीम है जन शिक्षा संस्थान, आप अच्छे तरीके से जानते होंगे जन शिक्षण संस्थान को लेकर, और मैं आपको पहले ही शायद बता चुका हूं, है ना, ये प्रश्न आप मिल चुका होगा, इसका आंसर भी आप सभी को। यह योजना पहले श्रमिक विद्यापीठ के नाम से जाना जाता था। पहले किस नाम से जाना जाता था? श्रमिक विद्यापीठ के नाम से जाना जाता था, और गैर साक्षर, नव साक्षर और साथ ही स्कूल ड्रॉप आउट को व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए चुनौतीपूर्ण जनादेश के साथ भारत सरकार ने एक अनूठी रचना रची है, और वह है श्रमिक विद्यापीठ। और इसी श्रमिक विद्यापीठ का एक और नाम था, सॉरी एक नाम है, नाम था पहले नाम था श्रमिक विद्यापीठ, और अब नाम है जन शिक्षा संस्थान। ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही जवाब, ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 45, गलत कार्य करने के लिए पुनर्भुगतान के रूप में दिया जाने वाला अथवा मांग या मांगा गया कुछ संबंध है, डैश किससे संबंधित होगा? प्रश्न बहुत अच्छा है, आप लोग विचार करें और विचार करके मुझे जवाब बताएं। क्वेश्चन नंबर 45 का क्या जवाब होगा? भी आप सबको अच्छे से पता होगा, जानते होंगे आप सभी लोग भली भांति तरीके से कि पुनर्मूल्यांकन को किसी गलत काम करने के लिए भुगतान या किए गए किसी भी चीज के रूप में परिभाषित किया जाता है, या गलत काम के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए कार्य किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन पर आप किसको चुनाव करेंगे? प्रतिफल का, सुधार का, शोधन का कि पुनर्वास का? आप बताएं मुझे 45 का सही जवाब क्या होगा? प्रतिफल का आप चुनाव करेंगे। पुनर्मूल्यांकन को किसी गलत काम करने के भुगतान किए गए किसी भी चीज के रूप में परिभाषित करेंगे, या गलत करने की क्षतिपूर्ति करने के लिए कार्य करेंगे, तो वह एक प्रतिफल का रूप माना जाता है। इसलिए आप सभी लोग इस प्रश्न के बारे में अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रतिफल, जिसको आप लोग बोलते हैं प्रतिफल। क्लियर हो रहा है? या आप प्रतिफल अगर टफ लग रहा है तो आप प्रतिशोध बोल दीजिए, तो प्रतिशोध शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रतिफल ही प्रतिशोध है, और प्रतिशोध आप जब कहेंगे तब शायद आप सही जवाब दे दें, है ना।
आप अब सही जवाब दे दें। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में, कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना में अगर हम बात करें तो भारत की साक्षरता दर कितनी रही है, यह आपको बताना है। 2011 में, 11 में, और 2021 में तो हुआ ही नहीं। तो भारत में जो जनगणना 2011 के अनुसार थी, अखिल भारतीय स्तर पर साक्षरता दर जो था 72.98%, और महिलाओं और पुरुषों का जो साक्षरता दर बताया गया था 64.63, ये था महिला। पुरुष का था 80.9%, और यहाँ पे प्रश्न है भारत का, और दोनों को मैंने मिलाकर बताया है 72, और 72 पॉइंट तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो आप किसको लगाएंगे? 74 को? 74 का। आई थिंक ये प्रश्न 74 नहीं होना चाहिए, 72 ही होना चाहिए, है ना। ऐसा होता है कभी कभी प्रश्न में। यूजीसी का तो भाई बहुत ही फेमस है, अगर वो किसी प्रश्न में गलत ना करे तो फिर यूजीसी का पेपर कहाँ हुआ, है कि नहीं। तो ये यूजीसी का फेमस प्रतिक्रिया है। लेकिन अगर हम बात करें पॉपुलेशन को लेकर, लेटेंसी रेट को लेकर, तो ऐसी प्रतिक्रिया में साक्षरता दर को जहां वयस्क साक्षरता दर के रूप में बात किया है, पाया गया है, तो ऐसी प्रतिक्रिया में आप 74.04% लगाएंगे तो भी सही माना जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा दो चीज़, जहां पर मैंने आपको बताया है साक्षरता दर जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग 74.02, और फिर मैंने आप लोगों से बताया है किसके अनुसार, जनगणना में अखिल भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय प्रश्न नहीं है, अगर अखिल भारतीय स्तर पर प्रश्न पूछेगा तो 72.98% लगाएंगे, और पॉपुलेशन के रूप में पूछेगा तो 74.04% लगाएंगे। इसलिए आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड को ही सही मानेंगे, ठीक है, सेकंड ही सही माना गया। आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और लेते हैं। अटल पेंशन योजना आप सभी को भली भांति तरीके से पता होगा, आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। मुझे बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आप बताएं मुझे कि अटल पेंशन योजना के बारे में मैं बात कर रहा हूं, बताएं ये किससे संबंधित है या मुख्य रूप से किस पर बल देता है। अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए है, एक पेंशन योजना है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है, और अटल पेंशन योजना के तहत रुपए की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों के द्वारा योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु में 1000 या 2000, 3000, 4000, 5000 प्रतिमाह रुपए दिए जाने की बात की गई है। और आप बताएं, मैंने कहीं असंगठित क्षेत्र बोला है आप लोगों से, और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बारे में मैंने बात कहीं किया है, किसी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो आप बताएं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, यही सही जवाब हो जाएगा। और आप भली भांति तरीके से पता है कि वर्ष 2015 में असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक थे, जो कार्मिक थे, उनके लिए यह शुरू किया गया था कल्याणकारी योजनाएं। ऑप्शन नंबर बी सेकंड जवाब है, सेकंड वाला सही जवाब है। और आगे बात करते हैं, समझते चलिए, सुनते चलिए बातों को, बस हर एक चीज़ अपने आप में इम्पोर्टेंट है, और आप सभी लोगों को भली भांति तरीके से पता है। सोशल वर्कर आप सभी लोग हैं, और सभी लोग समझ भी रहे होंगे क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 48 के बारे में, 48 क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कहता है आपसे कि वर्ष 2012 को दिल्ली बलात्कार कांड की पीड़िता का नाम मीडिया ने निर्भया रखा है। यह सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य के किस सिद्धांत से संबंधित है? गोपनीय रखा है कि क्या काम किया है यहाँ पर, आप मुझे जरा बताएं। निर्भया रखा है, उसका नाम नहीं बताया है, तो ऐसी पर मीडिया ने यहाँ पर क्या भूमिका निभाई है, आप मुझे बताएं। 16 दिसंबर 2012 जो दिल्ली में गैंगरेप जो केस आया था, आप लोगों ने देखा था, वहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4 वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। गोपनीय रखा गया था, यानी गोपनीयता का सिद्धांत को फॉलो किया गया था। तो ये अप्लाइड प्रश्न बनाया गया था। कौन सा प्रश्न बनाया गया था? अप्लाइड टाइप के प्रश्न बनाए गए थे ये, इस पे आपको विचार करना था। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 49 के बारे में, कि शोधन के क्षेत्र में
शामिल एजेंसी का भी प्रस्ताव क्या है। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि केवल 2012 वाला ही केस था, अदर भी केस अगर आते हैं तो भी मीडिया ऐसे ही काम करती है, निर्भया ही बताती है। आप लोगों ने नाम देखा होगा, सुना भी होगा, मीडिया और पेपर में भी, न्यूज पेपर में भी निर्भया का नाम सुनते हैं, आज भी सुनते होंगे आप सभी लोग। तो ये गोपनीय रखा जाता है, मीडिया बेसिकली गोपनीयता का सिद्धांत को फॉलो करता है, ये आप कह सकते हैं अपने शब्दों में। शोधन के क्षेत्र में शामिल एजेंसी का जो प्रस्ताव है वो शामिल किया गया है, मतलब बताइए जरा मुझे किसने शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है ये आपके सामने, आप मुझे बताएं। नहीं बता रहे सर, ये आएगा, ये आएगा। यहां अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने कहा कि सुधार होगा, प्रशिक्षण कह रहे हैं, और शिक्षा कह रहे हैं, प्रतिफल जिसको मैं प्रतिशोध कह रहा था, तो ये गलत है कि शोधन के क्षेत्र में शामिल एजेंसी का प्रस्ताव होगा। सुधार सबसे अच्छा लग रहा है, प्रशिक्षण सबसे अच्छा लग रहा है, शिक्षा सबसे अच्छा लग रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी आपको अच्छा ही लग रहा होगा, ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में, सांसद आदर्श ग्राम योजना के द्वारा क्रियान्वित किया गया है। आपको बताना है ये प्रश्न किसके संबंध में या किसके परिप्रेक्ष्य में या किस दृष्टिकोण में है। जो सांसद आदर्श ग्राम योजना को डैश के द्वारा क्रियान्वित किया गया है, आप मुझे जरा बताएं। इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और जय प्रकाश नारायण की जयंती पर 11 अक्टूबर 2014 को यह सांसद आदर्श ग्राम योजना को स्टार्ट किया गया था, और ये एक्टिव है, ये अभी भी एक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब क्या होना चाहिए? संसद के सदस्य होगा कि विधानसभा सदस्य के लोग, वयस्क शिक्षा विभाग के लिए, ग्राम पंचायत के लिए? बताएं। संसद सदस्य 2019 तक 3 गांवों के भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचे का विकास का जिम्मेदारी उठाया था। अगर हम बात करें भारत सरकार के द्वारा जो शुरू की गई थी ग्राम विकास परियोजना, जिसके तहत प्रत्येक सदस्य संसद 2011, अब ये संसद आदर्श ग्राम योजना के ही अकॉर्डिंग आता है, उसी में ये बात कही गई है। 3 गांवों को लेकर भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचे का विकास करने की जिम्मेदारी उठाने की बात किया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। 50 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आज के लिए इतना ही क्वेश्चन नंबर 50। आज शाम से हम लोग स्टार्ट करेंगे 51 से, ठीक है।